अच्छा भाई, अब ये जैसा कि ये भी सवाल, ये वीडियो भी आपके लिए डेप्रिसिएशन मेथड जो मैंने अभी शुरू की थी, लास्ट वीडियो दी थी, उसका ये दूसरा पार्ट है। हाँ, उसमें मैंने 3 मेथड तुम लोगों को पढ़ाए थे, और वो स्ट्रेट लाइन मेथड था, वर्किंग आवर मेथड था, और अपना यूनिट आउटपुट और प्रोडक्शन मेथड था। इसमें अब मैं आपको जो चौथा डेप्रिसिएशन का मेथड है, जो कि कहलाता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस, इसी को डिक्लाइनिंग बैलेंस, इसी को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम फिक्स रेट मेथड भी है। अब इस मेथड को समझाने के लिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 याद रहे कि स्टडी नोट्स का क्वेश्चन नंबर 12 मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। स्टडी नोट्स में मौजूद है, सोल्यूशन भी है। और हमें जब इसकी बात करें तो इसमें तुम्हें 2 तरह का डाटा चाहिए। एक डाटा तुम्हें चाहिए जब भी कोई फिक्स एसेट है, उस फिक्स एसेट की क्या चाहिए, टोटल कॉस्ट चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसमें आपको चाहिए डेप्रीसिएशन का रेट। एक बात जो मैं आपको बता दूं, वो पिछले उसमें भी थी, लेकिन यहां समझ लीजिए कि एक वर्ड होता है डेप्रीशिएबल कॉस्ट। डेप्रीशिएबल कॉस्ट कहते हैं टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू को, ठीक है। डेप्रिसिएशन के टोटल 5 मेथड हैं, 5 में से 4 मेथड जो थे, ये 3 वो जो मैंने इससे पहले पढ़ाए और एक जो अभी मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा, बाकी चारों मेथड में डेप्रिशिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला यही होता है, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। यानी अगर 1,20,000 किसी फिक्स एसेट की टोटल कॉस्ट है और उसकी स्क्रैप वैल्यू 20,000 है, तो उसकी डेप्रिशिएबल कॉस्ट कितनी कहलाएगी, 1,00,000। लेकिन इसमें जो वाहिद ये मेथड है डिमिनिशिंग या डिक्लाइनिंग, इस मेथड में याद रखना कि वाहिद ये मेथड है जिसमें हम डेप्रिशिएबल कॉस्ट को इक्वल समझते हैं टोटल कॉस्ट के। यानी इस मेथड में जो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, इसमें हमेशा स्क्रैप वैल्यू को तसव्वुर किया जाता है कि वो कितनी है, 0, चाहे उसकी कोई भी वैल्यू हो। इसकी वजह ये होती है कि ये वाहिद मेथड है जो लाइफ पे नहीं चलता, क्योंकि देखो बहुत सारे फिक्स एसेट जब इस्तेमाल होते हैं तो उनको लाइफ के हिसाब से वो इस्तेमाल नहीं होते, वो इस्तेमाल होते हैं जब तक वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसलिए इस मेथड में हमेशा एक रेट होता है। जैसे कि अगर तुम क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे हैंडआउट का, तो उसमें एक एसेट है जिसकी टोटल कॉस्ट दी हुई है 1,00,000 और उसका डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है 20%, ठीक है। लेकिन अब जो 20% दिया, इसके बाद उसने सवाल में स्क्रैप वैल्यू दिया है, लेकिन तुमने स्क्रैप वैल्यू का कोई इस्तेमाल नहीं करना। ये कान खोल के सुन लो, स्क्रैप वैल्यू का कोई इस्तेमाल नहीं करोगे। और अगर कभी पूछा जाए कि डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिशिएबल कॉस्ट क्या है, तो तुम हमेशा कहोगे कि वो इक्वल टू टोटल कॉस्ट है। यानी इस मेथड में स्क्रैप वैल्यू को हमेशा 0 समझाते हैं। और बाकी सारे मेथड में जो 3 पहले पढ़े और एक इसके बाद पढ़ेंगे, उन सब में डेप्रिशिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू होती है। अब हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई, डेप्रिसिएशन रेट आ गया, ठीक है। अब फिलहाल इसके अंदर अगर हम देखें तो वही वाली बात है, परचेज जनवरी 1 को हुआ है, ईयर एंड दिसंबर 31 को हो रहा है। तो अगर हम पहले साल का निकालेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जैसा कि सवाल के रिक्वायर्ड में लिखा हुआ है, दिसंबर 31, 2016 को, तो गौर से देखिएगा, 1,00,000 की कॉस्ट लिखेंगे, उसके ऊपर अप्लाई करेंगे 20% और पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 20,000। अगला साल अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे, दिसंबर 31, 2016, अब हम निकालेंगे 2017। अब जहन में रहे इस 1,00,000 से इस 20,000 को माइनस कर देंगे और अब टोटल कॉस्ट आ जाएगी, डेप्रिशिएबल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट नहीं, डेप्रिशिएबल कॉस्ट 80,000 रुपए। पहले साल के लिए टोटल कॉस्ट और डेप्रिशिएबल कॉस्ट 1,00,000 थी, लेकिन हर साल जो डेप्रिसिएशन आता जाएगा वो इसमें से क्या होता जाएगा, माइनस। यानी मतलब अब इसका 20% लेंगे, क्या वैल्यू आएगी, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 16,000। अब जहन में रहे कि पहले साल 1,00,000 से 20,000 माइनस किया, 80,000 आया। अब अगर 2018 का निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 80,000 से 16,000 को माइनस कर देंगे। 80,000 से 16,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही होगी, शायद 64,000 आ रही होगी। बेटा कंफर्म कर देना जरा, 80,000 से 16,000 माइनस करेंगे 64,000, 20% अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, जब हम, तो मेरे ख्याल में ये शायद 12,800 आएगी। अच्छा बेटा अभी कंफर्म कर दीजिएगा दोनों, ठीक है। अब ये देखो, ये 3 साल तक, अब यही है कि हर साल अगर तुम देखो तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट कम से कम होती जा रही है,
क्यों? क्योंकि वो कम से कम वैल्यूज पर आ रही है। तो इसीलिए इसको डिमिनिशिंग, डिक्लाइनिंग या फिर क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं। ठीक है, तो हर साल ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। अच्छा, अगर इसी तरह इस सवाल में देखो तो हमने एक बात कही थी इसमें भी कि अगर यही रिकैलकुलेट करो, फर्स्ट करो, सवाल के अंदर हमने कहा था कि डेट ऑफ परचेज जनवरी 1 की जगह उसमें हमने कहा कि अगर फर्ज कीजिए, यानी याद रहे कि इसमें जो इस सवाल के अंदर पहले वाले में डेट ऑफ परचेज हमने रखी थी जनवरी 1, 2016 रखी थी। लेकिन अब दूसरे इसमें केस में उसी में ये बात कहता है कि अगर फर्ज करो ये अक्टूबर 1, 2016 को परचेज होता, क्या फर्क पड़ेगा भाई इसके ऊपर? तो बात ये है कि जब 2016 का डेफिनेशन निकालेंगे तो 1 लाख लिखेंगे। अच्छा, आप जरूर आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कीजिएगा बेटा, मुझे बताइएगा जरा। 1 लाख का 20% लेंगे जो कि आएगा 20,000। अब इस 20,000 का चूंकि अक्टूबर से लेके दिसंबर 31 तक, क्योंकि एयर एंड दिसंबर को हो रहा है, हमारे 3 महीने होते हैं, तो इसको 3/12 कर देंगे। कितना आया? 5,000। हाँ भाई, जल्दी से शाबाश। नहीं, ये सही है। ये बताइए 20,000 को किए मेरा ख्याल ये 5,000 आएगा। 20,000 को 3 से मल्टीप्लाई, 12 से डिवाइड कीजिए। और अब अगले साल 2017 में 1 लाख से 5,000 माइनस कीजिए। सही है? 5,000 95,000 और इसका फिर 20% लीजिए। 95 का 20% लीजिए, कितना आया? 9, 2, 18। हाँ भाई, 19,000। चेक कर लेना तुम लोग भी। 95,000 से 19,000 माइनस करेंगे तो फिगर क्या आती है हमारे पास? तकरीबन 76,000 आई बिलीव। चेक कर लीजिए और फिर इसका 20% ले लीजिए। 95,000 से 19,000 माइनस कीजिए, देखिए 76,000 आता है। पॉज कर दिया करो तुम। सही है? हाँ, तो ये देखिए 76,000 का 20%। अब सवाल समझ में आ जाना चाहिए कि अगर पहले ईयर में डेट ऑफ परचेज शुरू से है तो भाई पूरा रहा, पूरा रहा, पूरा रहा। लेकिन अगर ये इसमें डेट ऑफ परचेज बीच की कोई मंथ है तो जैसा कि पिछले सवाल में भी समझाया था, स्ट्रेट लाइन में उसी हिसाब से मैनेज होगा और बाकी ये निकलेगा। हाँ, अगर सवाल में एडजस्टिंग एंट्री मांगेगा तो अगेन वही एडजस्टिंग एंट्री। कौन सी एडजस्टिंग एंट्री? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अगर इसके हिसाब से बना रहे हो तो 20,000 पहले साल का, यानी किस साल का? दिसंबर 31, 2016 का। इसी के साथ क्लोजिंग एंट्री थी, याद है ना? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। अब ये सब सवाल के अंदर जो कंप्लीट वो है एक्सरसाइजेज है उसमें सॉल्व है। बस तुम लोगों ने इसमें मेथड में ये समझ लेना है क्या है कि इसमें आपने यूज करना है इस तरह से टोटल कॉस्ट और इसको यूज करते हुए। ठीक है, तो एक दफा फिर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। डिक्लाइनिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में 2 चीजें चाहिए, टोटल कॉस्ट चाहिए और क्या चाहिए? डेप्रिसिएशन रेट चाहिए। हाँ, एक और बात यहाँ पे कंप्लीट कर दूं, अगर किसी भी डिक्लाइनिंग और डिमिनिशिंग में अगर कभी डेप्रिसिएशन रेट ना दिया हुआ हो, यानी तुम्हारे पास डेप्रिसिएशन रेट ना मालूम हो, तो जहन में रखना कि लाइफ की मदद से हम निकाल सकते हैं डेप्रिसिएशन रेट। यानी अगर फर्ज करो कि आपको बता दिया गया, लाइफ बता दी गई कि 5 साल है और डेप्रिसिएट कहा है डिमिनिशिंग बैलेंस और कहा कि 5 साल लाइफ है, रेट नहीं बताया। अब क्या करोगे? तो एक फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट फॉर्मूला, कि जब भी अगर कभी डेप्रिसिएशन रेट निकालना हो तो 1/लाइफ इंटू 100 कर दो तो रेट निकल आएगा। मसलन लाइफ कितनी है? 5 साल, तो 1 को डिवाइड कर दो 5 से और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरह तुम्हारे पास देखना रेट आ जाएगा 20%। अगर 10 साल लाइफ हो तो 1 को 10 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो तुम देखोगे कि 10%। तो कभी अगर डिमिनिशिंग बैलेंस, डिक्लाइनिंग बैलेंस या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का सवाल हो और उस सवाल में मतलब रिक्वायरमेंट में सवाल में मेथड ये कहा लेकिन सवाल में जनाब रेट दिए ही नहीं है, क्या करें अब आप? तब आपका काम ये होगा कि आप जो लाइफ अगर दी हुई है उस लाइफ को 1/लाइफ के जरिए से आप पहुंच जाए। इसके बारे में स्टडी नोट्स में तफसील से लिखा हुआ है, वहां से देखकर आप इसको मजीद क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस मेथड। अब आखिरी मेथड रह गया, उसके लिए लास्ट वीडियो अगली। स्टॉप।